ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में हमने 2 टाइप्स देखे, एक तो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हमने पढ़ा कि जैसे स्टेट, जैसे हमारा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, तो यूएसए में क्या है, टोटल 50 स्टेट्स है, कैलिफोर्निया हुआ, जॉर्जिया हुआ, इस टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये स्टेट्स इकट्ठे होकर आ गई और इन्होंने क्या बना लिया, एक कंट्री बना ली। जैसे हमारा क्या बन गया, यूएसए बन गया। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बेसिकली ये बनाते क्यों हैं, तो ये बनाते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और जो इनकी कंट्री की जो अच्छे से प्रोटेक्शन हो पाए इनकी स्टेट्स की, इसलिए क्या है ये इस टाइप का फेडरेशन बनाते हैं। सेकंड आता है हमारे पास होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है स्टूडेंट्स, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में इस सिस्टम है, किसी से इंडिया है, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, यहाँ पर 29 बताया गया, उसे आपने कंसीडर नहीं करना। तो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। तो उन स्टेट्स में क्या है कि कुछ स्टेट्स जो है उसको स्पेशल स्टेटस भी दिया गया है। पूरी जो इंडिया है, इंडिया में जो सेंटर है वो कहाँ पर है, बीच में दिल्ली में। तो मतलब क्या है इसमें जो है नेशन जो है पहले इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब नेशन पहले बन जाता है और स्टेट क्या है बाद में बनता है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि नेशन कंट्री पहले बन जाती है, स्टेट्स को बाद में जो है कंट्री में इंक्लूडेड किया जाता है। तो इस टाइप से 2 टाइप्स से फॉर्म थे, किसमें, फेडरलिज्म के 2 टाइप्स थे। इसमें एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। अब आगे मूव करते हैं वीडियो की तरफ। को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारे पास होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, राइट। तो यार पहले हमारे पास सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी पावर सेंटर और स्टेट में ही डिवाइडेड थी। लेकिन उसके बाद 1992 में एक अमेंडमेंट किया जाता है और उसमें लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दे दी जाती है। तो फाइनली अब हमारे पास 3 टायर सिस्टम है, सेंटर, देन स्टेट एंड देन फाइनली अवर लोकल गवर्नमेंट। तो यार अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 लिस्ट दी गई है और इन लिस्ट में ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कौन से सेक्टर्स पर सेंटर डिसीजन ले सकता है और कौन से सेक्टर्स पर स्टेट डिसीजन ले सकता है। तो ये है नंबर 1 यूनियन लिस्ट, नंबर 2 स्टेट लिस्ट और नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। तो फटाफट एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। यूनियन लिस्ट, तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इस पर डिसीजन हमारा सेंटर लेता है। तो यार इसमें नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी। तो भाई अगर ध्यान दिया जाए तो डिफेंस या करेंसी के मैटर पर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट डिसीजन थोड़ी ले सकता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत होती है। सेकंड है हमारी स्टेट लिस्ट। तो यार सीधी सी बात है, इस पर हमारा स्टेट डिसीजन लेगा और इसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, पुलिस एटसेट्रा। थर्ड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो यार इसमें है ना सेंटर और स्टेट दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इसमें नेशन और स्टेट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। तो अब बात ये आती है कि यहाँ डिसीजन कौन लेगा। अगर यार किसी भी मैटर पर सेंटर और स्टेट एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो डिसएग्री करते हैं तो यहाँ सेंटर की सुपरमेसी होगी, मतलब यहाँ डिसीजन फिर सेंटर लेगा। तो यार अब हमारे साथ यहाँ एक और बात हो जाती है, तो जब हमारा अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 टाइप की लिस्ट देखी। कौन सी लिस्ट है? फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है हमारी स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे या फिर टॉपिक आएंगे उसके रिलेटेड लॉज वगैरह कौन बनाएगा, तो वो बनाएगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड टाइप आती है स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में किस टाइप के टॉपिक्स आएंगे, मतलब ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिस पर जो है रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। थर्ड जो हमारे पास लिस्ट आती है वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कॉन्करेंट लिस्ट में ये होता है कि जो स्टेट और जो सेंटर है वो मिलके क्या करती हैं, डिसीजन लेती हैं। मान लीजिए स्टेट और सेंटर किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर सहमत नहीं हुआ, तो जो सेंटर है उसी को क्या पास होता है, उसी के पास राइट होता है कि वो क्या कर सके, अपना जो रूल है, अपना जो राइट है वो क्या यूज़ करके रूल जो है वो बना सके।
ठीक है, क्योंकि जो है रूल्स वगैरह ही बनते हैं, जो भी टॉपिक्स है उनके लिए कुछ बात आती है तो वही बना सकते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट को यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट को स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट को स्टेट और यूनियन दोनों। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि पहले हमारे पास 2 टायर सिस्टम ही था, बट बाद में हमारे पास 3 टायर ऑफ सिस्टम आ गया। फर्स्ट हमारे पास था सेंट्रल, फिर आता है स्टेट, फिर आता है लोकल। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। किसी भी मैटर पर सेंटर और स्टेट एग्री करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो डिसएग्री करते हैं तो यहाँ सेंटर की सुपरमेसी होगी, मतलब यहाँ डिसीजन फिर सेंटर लेगा। तो यार अब हमारे साथ यहाँ एक और बात हो जाती है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो उस टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब उन सब्जेक्ट्स के लिए एक अलग से लिस्ट बना दी गई है रेजिडरी पावर के नाम से। तो अब रेजिडरी पावर में वो सब सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जो पिछली तीनों लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं थे। तो जितने भी रिमेनिंग बच जाते हैं वो हमारे रेजिडरी पावर में आ जाते हैं, और अब इस पर डिसीजन लेने का राइट सेंटर के पास ही होता है। तो क्योंकि इंडिया ने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अडॉप्ट किया है, तो इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंटर की सुपरमेसी होती है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पावर को स्टेट्स के बीच में इक्वली डिवाइड नहीं किया जाता है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी तक जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था। और कुछ यूनिट्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें बहुत कम पावर दी जाती है। तो यार हमारी जितनी भी टेरिटरीज होती है ना, वहाँ सेंटर के पास एक स्पेशल पावर होती है। सेंटर के पास राइट है कि वो उन टेरिटरीज में इंटरफेयर कर सके। पॉइंट नंबर 3, तो यार ये जो फेडरलिज्म में पावर को डिवाइड किया है सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर मानो इसमें अपने को कोई अमेंडमेंट करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की 2/3 ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होती है, और अगर ये चीज वहां से रेक्टिफाई हो भी जाती है तो हमें पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजॉरिटी की भी जरूरत होती है। तो भाई सबसे पहले बात तो ये प्रोसेस ही काफी लंबा है, और स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करनी इतनी आसान बात नहीं है। पॉइंट नंबर 4, फेडरलिज्म में एक बहुत मेजर रोल होता है जुडिशरी का। तो यार मान लो कल को सेंटर और स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाए या उनमें पावर के रिगार्डिंग कोई इश्यू होता है, तो उसका डिसीजन लेने के लिए हमारी कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल होती है। पॉइंट नंबर 5, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बाय अप्लाइंग टैक्सेस एंड ऑल, ताकि दोनों ही हमारे लेवल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। तो ये थे हमारे कुछ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के फीचर्स। तो आई होप अब आपको इंडियन फेडरेशन। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स है, रेजिडरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हो सकता है ये सब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट ही ना करते हों। तो इन सब्जेक्ट्स पर जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह हो गया, तो इनको किस लिस्ट में डाल दिया गया, तो इनको रेजिडरी लिस्ट में डाल दिया गया। इस पे लॉ बनाने का राइट किसके पास है, तो इस पे लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े। ठीक है, कि मतलब जो है इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस टाइप से है, मतलब होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है उसके फीचर्स पढ़े। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स थे, वो आपको समझ आ भी गए होंगे। यानी कि आपको जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो क्लियर हो जाना चाहिए अब तक वीडियो में। बाई चांस आपको वीडियो में कोई भी पार्ट समझ नहीं आ रहा तो आप रिवाइंड कीजिए, आपको पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टुगेदर फेडरेशन के फीचर्स। तो आई होप अब आपको इंडियन फेडरेशन के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। तो यार अगर हम आज के मैप को कंपेयर करते हैं 1950s के मैप से, तो काफी डिफरेंस है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो स्टेट्स इस तरह से नहीं डिवाइडेड थे जैसे हमें आज देखने को मिलते हैं। तो भाई इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और इन्हीं वजह से लोगों में कम्युनिकेशन गैप होने लगा था। लैंग्वेज के नाम पर कुछ डिस्प्यूट्स होने लगी थी। तो इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है, जिसका काम होता है स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, जहां हरियाणवी बोली जाती थी उस एरिया को हरियाणा बना दिया गया। तो यार कुछ इसी तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड किया इस कमीशन ने। इसके अलावा हमारी इंडियन यूनियन में 3 स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनको रिलीजन के बेस पर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नागालैंड, नंबर 2 उत्तराखंड एंड नंबर 3 इज झारखंड।
अगला टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी। तो यार इंडिया की अपनी खुद की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, और इसके अलावा हमारे पास 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो यार 1965 में होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश के यूज को बंद कर देती है। तो अब इससे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसी बात को लेकर तमिलनाडु में एक वायलेंट अपराइजिंग हो जाती है। तो उसके बाद सेंटर को फिर से अलाउ करना पड़ता है इंग्लिश को ऑफिशियली यूज करने के लिए। तो आज तक हम 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने देखा था एक डिवीज़न किसके बेसिस पर, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बेसिस पर। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, लैंग्वेज बेस्ड डिवीज़न से मतलब होता है। फिर हमने पढ़ा लैंग्वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि जैसे इंडिया में टोटल 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज किया गया है। ठीक है, जो हमारी हिंदी और इंग्लिश है वो क्या है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर की गई है, हालांकि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और इसमें एक और टॉपिक आएगा रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब देखिए, अगर कोई, वैसे तो मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें, बाई चांस अगर कोई भी एक आधा पॉइंट रह जाता है तो आपको नोट्स आ जाएंगे, उस नोट्स में कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल नोट्स हैं, थोड़े बहुत आपको समझा भी रखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। तो यार इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सालों तक एक ही पार्टी ये हम कर रहे हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। तो यार तब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके स्टेट की कुछ पावर्स को डिसमिस कर देती थी, लेकिन 1990 के बाद से सेंटर में कोलिएशन गवर्नमेंट्स आने लगी और ये ट्रेंड अब चेंज हो गया। तो अब सेंटर अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता था और ना ही स्टेट्स की कुछ पावर को डिसमिस कर सकता था। तो तब से और अब तक स्टेट्स अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली एंजॉय करता है। तो यार बाकी जो भी डिवीजन था पावर का सेंटर और स्टेट का, वो हम लिस्ट में पढ़ चुके हैं। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, सेंटर उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक है तो स्टूडेंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है सेंटर और स्टेट की कुछ पावर्स को लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देना। और यार ऐसा करने का एक बेसिक सा आइडिया यही होता है कि अब जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो जाएंगी, प्लस इसमें लोगों का डायरेक्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी होगा। तो यार 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लोगों का डायरेक्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी होगा। तो यार 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है और इसमें थर्ड टायर यानी लोकल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि सेंटर और स्टेट की कुछ पावर्स को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। अब लोकल गवर्नमेंट को पावर इसलिए दी जाती थी ताकि जो है, जो नॉर्मल इशू है, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो है लोकल लेवल पर ही कोई पर्सन सॉल्व कर दे। ठीक है, और इससे हम किस टाइप का डेमोक्रेसी लाए हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी भी हम लाए। ठीक है, क्योंकि लोगों का क्या होता है, इस टाइप में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी हो जाता है। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खुद के ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। जो वहाँ के अगर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे तो उनको वहाँ की प्रॉब्लम ज़्यादा पता है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट आई थी जिसके थ्रू हमने लोकल गवर्नमेंट को भी हमारे ऐड कर दिया था हमारे टायर सिस्टम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, जो आज कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।